नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल सेगमेंट में आज बात हुई है नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव जी से। सब लोग जानते हैं, पूरे बुंदेलखंड परिचित है। समाजवादी पार्टी में अच्छी खासी पकड़ है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के ज़माने से जुड़े हैं नेताजी। बहुत बहुत स्वागत है साहब बुंदेली वार्ता में। नमस्कार जी साहब, पूरी एक जीवन की पारी खेली आपने राजनीतिक। अच्छे धराशायी हो गए, कब शुरू हो पाए और ख़त्म हो गए। आप अभी तक डटे मैदान में। कहाँ से शुरू हुआ जो? देखिए, हमें राजनीति में लगभग 42 वर्ष होने के लिए जा रहे हैं। सन 80 से हम सक्रिय राजनीति में हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हम आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी और आज भी हम उनके नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। भले ही आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हों, लेकिन जिस विचारधारा से हमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जोड़ा, वही विचारधारा हमारी लगातार चल रही है। बहुत राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और हमारे सामने भी बहुत उतार चढ़ाव आए जैसे होता है, लेकिन कभी उतार चढ़ाव आने पे, चुनाव जीतना या चुनाव हारने पे, ना तो जीतने पे किसी व्यक्ति को आसमान पे चढ़ जाना चाहिए और ना हारने के बाद कहीं अपने आप को हारा हुआ मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमेशा राजनीति को एक खेल मान करके कि हम अगर कहीं चुनाव हारे हैं, हमने दूसरे दिन से, चुनाव हारने के बाद दूसरे दिन से फिर प्रयास शुरू किया कि हो सकता है कि हम में कमी रही हो, हम उसको पूरी ना कर पाए हों, चलिए आगे आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना, जनता की मदद करना, अपने क्षेत्र का विकास करना है, ना कि हमें उस राजनीति के माध्यम से कुछ हासिल करना है या व्यवसाय करना है या हमें कुछ कमाई करना है। इसलिए हमने कभी ये उतार चढ़ाव में हम लोग कभी घबराए नहीं, ना हमने कभी जो है ऐसा मौका आया कि हम कोई हमारी सक्रियता कम हुई हो। हम लगातार सन 80 से सक्रिय थे, सक्रिय हैं और जब तक ईश्वर चाहेगा हम सक्रिय रहेंगे। हमारा उद्देश्य गरीब की मदद करना, जनता की सेवा करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है और वो कोई रोक नहीं सकता। एमएलए बनने से कोई ना बनने से कोई काम में रुकावट नहीं आती। अगर किसी की इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम करने का, उन कामों को कराने में पूरी तरीके से सफल होता है। तो हम लोगों ने इसी फार्मूले पे काम किया है। इसलिए हम लोगों के बीच में जैसे थे वैसे हैं। हम बड़े पदों पे भी रहे, हम जो है लोकसभा के भी मेंबर रहे, हम राज्यसभा के भी मेंबर रहे, हम विधानसभा के भी मेंबर रहे, सब कुछ। और हम चूँकि सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण भी बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन हम कोई आसमान पे चढ़ के बात नहीं करते। हम तो जनता के बीच के आदमी हैं, जनता के बीच में रहते, साधारण तरीके से रहते, लोगों से मिलना जुलना, भाईचारा अपना रहता है। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम लगातार सक्रिय रहते हैं। नेताजी, आप राजनीति के उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां लोग आजकल युवा वहां के सपने ही देखते हैं। समाजवादी पार्टी के युवा ही नहीं और भी तमाम राजनीतिक दलों में जो सक्रियता से काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि इस स्तर पर हम आएँ, कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन युवाओं के लिए, क्योंकि आपका भी एक दौर रहा होगा जब आप युवा होंगे, उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे राजनीति करें वो? देखिए, अब राजनीति में समय बदल गया है जी। जिन सिद्धांतों पे, जिन उद्देश्यों पे राजनीति पहले हुआ करती थी, शायद कुछ परिवर्तन हो गया है। हम जब पढ़ने से लेकर के और एक लंबे समय तक जब हम माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े थे, कहीं भी
दूर दूर तक ये पता नहीं था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे या पार्टी सत्ता में भी आएगी। हम निस्वार्थ भाव से उनके विचारों को देख करके, उनके काम को देख करके हम उनके साथ जुड़े थे और आज भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन आज उन्होंने इस बीच में बहुत आंदोलन किए। उन्होंने जब भी आह्वान किया, उन्होंने जेल जाने का आह्वान किया, हम लोग जेल चले गए, महीनों जेल में रहे। उन्होंने धरना देने का आह्वान किया, धरना दिया, लाठी चली, गोली भी चली, सब कुछ हुआ हर जगह। कई बार रास्ता रोको आंदोलन हुआ, कई बार घेराव करने के आंदोलन हुए, सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कभी पीछे नहीं हटे और संघर्ष करके संघर्ष में आगे ही बढ़ते रहे। लेकिन आज का दौर दूसरे तरीके का। आज लोगों की राजनीति स्वार्थ की राजनीति है। जिस पार्टी में शामिल होते हैं पहले ये देखते हैं कि इससे हमारा क्या स्वार्थ बनेगा, हम एमएलए MP बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमें इससे पैसे का लाभ होगा कि नहीं होगा, हमें ठेका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें पट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कैसे जो है कमीशन कितना ले पाएंगे, क्या है क्या नहीं है, बहुत सी चीज़ें लोग देख करके आज राजनीति में लोग स्वार्थ पहले देखते हैं। हाँ, स्वार्थ पहले देखते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग आंदोलन किया करते थे उस समय सत्ता में बैठे लोग भी आंदोलन का मतलब समझते थे और वो ये महसूस करते थे कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी बात जायज़ है अगर, तो वो बात को सुनते थे और बात पे विचार भी करते थे और बहुत जगह बातें मानी भी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर युवा आंदोलन भी करना चाहे, निस्वार्थ भाव से भी आंदोलन करना चाहे, तो सत्ता में बैठे लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उस आंदोलन को देख करके उनका रुख आक्रामक हो जाता है, या तो उनको जो है निर्दयी तरीके से उनके खिलाफ लाठीचार्ज हो, उनको पकड़ करके जेल भेज दिया जाए, या अगर उन्होंने किया है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है। कोई नौजवान जो पढ़ने वाला है, संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, वाजिब हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतर करके आया, तो उसकी बात सुनने के बजाय उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दो। और मुकदमा जब किसी नौजवान के खिलाफ हो जाता है तो वो ना तो नौकरी के काबिल रह जाता है, ना वो किसी व्यवसाय के काबिल रह जाता है। उसका करेक्टर सर्टिफिकेट जब कभी बनने का मौका आता है तो उसमें भी मुकदमे लिख दिए जाते हैं। इसलिए युवा भी पीछे हटते हैं, युवा भी घबराते हैं। जहाँ एक तरफ जो सत्ता में बैठे लोग आंदोलन का मतलब नहीं समझ पाते, वहीं युवा भी इस कारण से पीछे हट जाते हैं। तो आज आप देखते होंगे संघर्ष की, आंदोलन की राजनीति लगभग ख़त्म सी हो गई है। इसलिए युवाओं में जो निस्वार्थ भाव से काम करने का जो जज्बा होना चाहिए, या अपनी बातें मनवाने का जो जज्बा होना चाहिए, संघर्ष का जो जज्बा होना चाहिए, वो लगभग कम होता जा रहा है। इसलिए आज नौजवान जो संघर्ष के साथ जो लोग जीते थे, वो आज जो है किसी की चापलूसी करके, किसी के पीछे लग करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इसलिए जो है आज थोड़ा राजनीतिक मूल्यों में शिथिलता आई है और हम अपने नौजवानों से यही कहना चाहेंगे कि अगर वो वास्तव में राजनीति में आए हैं तो निश्चित रूप से उनका उद्देश्य निस्वार्थ भाव से उस राजनीति के माध्यम से, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सत्ता में हो तो उनके जो जनता की सेवा करना चाहते हैं और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और विपक्ष में होंगे तब भी जनता की मदद और सेवा कर सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उनकी आवाज़ उठा सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर निस्वार्थ भाव से राजनीति के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। नेताजी, संघर्ष आंदोलन की बात चल ही रही है तो अपने झांसी के कचहरी चौराहे पर एक किसान नेता हैं गौरी शंकर बिदुआ जी, आप शायद जानते हो। वो पिछले 145 दिन के आसपास से वहाँ 1 सैकड़ा किसानों के साथ बैठे हुए हैं, मांगों को लेकर, उनकी तमाम समस्याएं हैं। वहाँ से जिलाधिकारी का आवास है, जिलाधिकारी का कार्यालय जो है वो 100 मीटर भी दूर नहीं है, लेकिन एक भी दिन वो नहीं आया, ना उनका कोई अधिकारी आया है। मांगे नहीं सुनी जा रही हैं 140 दिन।
देखिए, ये बात हमने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन सरकार है और वो आंदोलन करने वाले लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में 3 कृषि कानून बने और पूरे देश के किसानों को ये महसूस हुआ कि इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है बल्कि हमारा नुकसान है। उन परिस्थितियों में किसानों ने आंदोलन किया और 1 साल तक किसान जो है दिल्ली के चारों तरफ धरना दे के बैठे रहे। 1 साल तक कोई बात उनकी सुनी नहीं गई, कोई बात मानी नहीं गई, कोई बात पे चर्चा भी नहीं हुई। 1 साल बाद मजबूरी में सरकार को वो कानून वापस लेना पड़े। अगर वो कानून सरकार ने वापस लिए तो निश्चित रूप से ये महसूस किया होगा कि ये कानून गलत हैं, लोगों की बात सही है तभी वापस किए। तो अगर ये कानून गलत थे तो 1 साल क्यों लगी? वो तत्काल बात कर लेना चाहिए, तत्काल लोगों पे की समस्याओं पे। हमें याद है पार्लियामेंट में उस समय थे, पार्लियामेंट में विपक्ष ने इन तमाम मुद्दों पे विस्तार से चर्चा कराने की बात कही थी कि इन तमाम पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए। बहुत से लोग जो उसमें चुनौतियां हैं, जो समस्याएं आने वाली हैं, उन पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने चर्चा का मौका नहीं दिया और हंगामे के बीच में ये बिल पास करा लिए। अब महसूस कर रही है सरकार कि ये कानून सही नहीं थे, इसलिए कानून विड्रॉ किए। इसी तरीके से जब सरकार जिस रास्ते पे चलती है, प्रशासन भी उसी रास्ते पे चलता है। प्रशासन की मजबूरी होती है। तो श्री गौरीशंकर विधुआ जी जो किसानों की समस्याओं को लेकर के लंबे समय से बैठे हैं, जिले के प्रशासन को उनसे वार्ता करना चाहिए, उनसे वार्ता करके उनकी समस्याओं का हल खोजना चाहिए। अगर कोई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो शासन को रेफर करना चाहिए, लेकिन जो धरना देने वाले लोग हैं उनको संतुष्ट करना और उनको धरने से उठाना, ये जिला के प्रशासन की जिम्मेदारी है, सत्ता में बैठे तमाम नेताओं की जिम्मेदारी है। उनको ये बात करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन होने के कारण प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और हमारी आप लोगों के माध्यम से भी मांग है कि जिले के प्रशासन को उनसे बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी किसानों की समस्याओं को लेकर के बैठे हैं कि जितनी समस्याएं ऐसी हैं कि जो पूरी हो सकती हैं, उनका समाधान हो सकता है, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। सर, आप गरौठा क्षेत्र से भी लंबे समय तक अपने राजनीति के विधायक भी रहे, वहाँ बबीना क्षेत्र में भी की, झांसी ललितपुर से भी आप सांसद रहे हैं और भी तमाम प्रभार रहे हैं आपके पास। सर, बुंदेलखंड को आप बहुत गहराई से जानते हैं, यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं और आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी यदि किसानों की, युवाओं की समस्या जस की तस हैं, अपना बुंदेलखंड आज भी त्रासदी, भुखमरी, आत्महत्या के लिए जाना जाता है, क्या यहाँ के लिए कोई प्रयास नहीं हो सकता? अच्छा, नहीं, बिल्कुल प्रयास हो सकता है और हम लोग लगातार इसी प्रयास में हैं कि बुंदेलखंड की जो तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। यहाँ जिस तरीके से सिंचाई की सुविधा का अभाव है, सबसे बड़ा सिंचाई की सुविधा का अभाव होने के कारण किसानों के खेत में जो फसल पैदा होना चाहिए वो पैदा नहीं हो पाती, पैदावार कम है और कम पैदावार होने के कारण किसान के सामने जो वर्ष भर की जो उनकी बजट का प्रारूप है, जिसमें उनकी बेटी की शादी भी होना है, जिसमें इलाज भी होना है, पढ़ाई भी होना है, कपड़े भी बनना है, सारी चीज़ें होना है, वो सारा का सारा उनका जो है बजट फेल हो जाता है। इन परिस्थितियों में किसान कर्जा ले लेता है खेती करने के लिए, और जब कर्जा ले लेता है तो कर्जे में फंस जाता है। इसलिए कर्जे में फंसने के कारण बहुत सी जगह हमारे तमाम किसान भाइयों ने अपनी सुसाइड भी कर लिया। तो मुख्य रूप से बुंदेलखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का प्रबंध हो और किसानों के खेत का उत्पादन बढ़े। अगर ये दो समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ कोई टाटा, बिरला,
अंबानी या अडानी बन जाए लोग, लेकिन जो 2 टाइम का भोजन है लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों में वो सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन वो भी आज नहीं मिल पा रही हैं। हम लोग जब बीच बीच में मौका मिला है कभी कभी सत्ता में रहने का, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमने लोगों ने भरसक प्रयास किए हैं और इसके परिणाम भी सामने आए हैं कि बहुत से लोगों को रोजगार मिले हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा अनवरत काम करने की आवश्यकता है। हमने मान लीजिए 4 साल काम किया, 4 साल बाद वो कड़ी टूट गई तो फिर रुक गया, दूसरे लोग सत्ता में आ गए, उन लोगों ने कह दिया कि ये कुछ नहीं है, हम आगे इस तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ परिणाम देखने को मिला नहीं। जो लोग सत्ता में हैं 2017 में सत्ता में आए, लेकिन 2017 के बाद तो डेवलपमेंट पे पूरी तरीके से रोक लग गई, जो रोजगार था उस पर पूरी तरीके से रोक लग गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खेती के लिए बढ़ने वाला था उस पर पूरी तरीके से रोक लग गई। तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ इस तरीके की व्यवस्थाएं हों जिससे किसान के खेत का उत्पादन बढ़े, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, यही सब चीज़ें जो मौलिक सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। सर, अभी खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत देखी गई है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं किसानों की पार्टी मानी जाती है। आप भी बीते कई सालों से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। खाद को लेकर कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष से। एक सही चीज़ नहीं मिलती है कि आखिर ये समस्या आई कहाँ से है। देखिए, जो DAP खाद को जनता तक ना पहुंच पाने का कारण रहा, हम सब जानते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र DAP ये ज़्यादातर इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र है जो दूसरे देशों से हम अपने यहाँ लाते हैं, दूसरे देशों से ला करके अपने यहाँ के किसानों को दिया जाता है। और जहाँ जो 2-3 कंपनियां यहाँ बनाती हैं उसका रॉ मटेरियल भी बाहर से ही लाती हैं, तो हम पूरी तरीके से दूसरे देशों से पे डिपेंड करते हैं। आज परिस्थितियाँ ये हैं कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से बीमारी का दौर चला या दूसरे देशों के कारखाने बंद रहे, ये कारण रहा हो, या डिमांड बढ़ने का जो भी कारण है, इंटरनेशनल मार्केट में इसके रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैं समझता हूँ कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो गया। लेकिन सरकार ने इसके बावजूद भी काफ़ी फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करके उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। लेकिन जिस मात्रा में हम लोग पहले जब किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, उतना फर्टिलाइज़र इंपोर्ट नहीं हो पाया। ये सही है कि हमें थोड़ा प्री पोजिशनिंग करना चाहिए, हमें पहले से व्यवस्था इस बात की करना चाहिए जिसका अंदेशा ना होने के कारण, पहले से कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि शॉर्टेज होगी, इस कारण से किसी ने इस बात पे बहुत गौर नहीं किया और समस्या आ गई। लेकिन समस्या, एक बात और बता दें आपको, समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उस समस्या, चूँकि समस्या थोड़ी होती है लेकिन उसका जब प्रचार प्रसार हो जाता है तो लोग जो है भगदड़ सी मच जाती है, कोई किसी से पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर समस्या के कारण होते हैं, कारण ये होते हैं जब ये हमें पता होता है, समस्या थी हम मानते हैं, लेकिन समस्या का कारण ये था कि जब हमें पता है कि शॉर्टेज है, आज हम खेत की बुआई करने के लिए जा रहे हैं, हमें 1 बैग की ज़रूरत है, एक बोरी की ज़रूरत है, तो हम एक ले जा कर के बुआई कर देंगे, फिर अगले दिन 2 की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 2 ले आएंगे। लेकिन जब हमें पता है कि शॉर्टेज है, तो अगर हमें मौका मिल रहा है 20 बोरी लाने का, तो हम 20 उठा ले आए। अब एक साथ और शॉर्ट होती जाएगी। एक साथ अगर इस तरीके से प्रभावशाली लोग उसको वो करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी चीज़ हो है
तो कमी तो रही, ये इसमें तो कोई शक नहीं, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उसके कारण जो हमने बताए वही हैं कि इंपोर्ट पे आधारित हैं, और इंपोर्ट जिस तरीके से पहले से होना चाहिए था, जैसा ना होने के कारण पहले से इंपोर्ट हुआ नहीं। इसमें इस वजह सीधे तौर पर सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते कि सरकारी नाकामी है सरकार की। नहीं, अब हम तो चूंकि देखिए हम उस सेक्टर में हैं जी, तो हम उस सेक्टर को जानते हैं, हम गलत बात तो करते नहीं हैं। वास्तविक स्थिति यही है। राजनीतिक बात इस मामले में उतनी ही करना चाहिए जितनी सत्य पर आधारित हो, तो हम इतनी ज़्यादा ऐसी बात नहीं जो कहते सत्य है वो आपने बता दिया। हमने जो सही है, किस कारण शॉर्टेज हुई वो हमने बता दिया। इंटरनेशनल मार्केट में आज भी इतने ज़्यादा हाई रेट हैं, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के रेट यहाँ बढ़े हैं, इस तरीके से रेट बढ़ गए। अब उन परिस्थितियों में जो इम्पोर्ट है वो निश्चित रूप से कम हुआ, और इम्पोर्ट कम होने के कारण शॉर्टेज हो गई। सर, हाल ही में आपको ICA का चेयरमैन में प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी होंगी फेसबुक के माध्यम से, पूरा फेसबुक भर गया, उसके 2-4 दिन तक भरा रहा। हमारे तो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या जो है कि आदमी को अभी तक पल्ले नहीं पड़ रही, जो ICA होता है। देखिए, ये कोऑपरेटिव का इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जी, और इसमें इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इसको 4 भागों में बांटा गया है। एशिया और पैसिफिक एरिया, मतलब एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये एक रीजन है, दूसरा यूरोप का रीजन है, तीसरा अमेरिका का रीजन है। इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों में अलग अलग, इस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग बोर्ड हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग हैं, उनका डिसीजन अपना है। तो एशिया रीजन का जो चुनाव था बोर्ड का, उसमें हम लोग पहले से भी हम थे, लेकिन हम वाइस चेयरमैन थे पिछले 10 साल से, और उनके साथ काम कर रहे थे उस बोर्ड में, लेकिन अभी तक चेयरमैन बनने का हम लोगों को कभी मौका मिला नहीं था किसी भारत से पहली बार कोई बना है। कभी मौका नहीं मिला था, पहली बार भारत से ये मौका मिला है। तो चूँकि हम लोगों ने प्रयास किया, और 34 देश 34 कंट्रीज़ जो है इसके मेंबर हैं, 298 वोटर्स हैं, 298 लोगों ने वोट किया, और इस चुनाव में हमें 185 वोट, और दूसरे पक्ष जो जापान का पक्ष था, हमारे खिलाफ लड़ रहा था, उसको 83 वोट 83 वोट मिले, और लोगों का प्यार स्नेह हमें मिला, हमें लोगों ने चुना। हमारा प्रयास होगा कि इंडिया में अकेले नहीं बल्कि पूरे एशिया रीजन में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए काम हो, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे मिलजुल करके, और कोऑपरेटिव को बढ़ाने का काम होगा। जी सर, एक तरफ आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ पूरे विश्व में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सहकारिता के माध्यम से, तो इसका कैसे संतुलन बैठाते हैं? नहीं, अब इसमें तो देखिए, हमारा काम करने का उद्देश्य है, जहां हमारा हम राजनीतिक क्षेत्र में, हमने बताया कि हम 42 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। भाई मुख्य काम जनता के हित के लिए काम करना है, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, चाहे सहकारिता के माध्यम से हो, हम काम वही है। में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ लोगों की मदद करने का काम करते हैं, हम कोऑपरेटिव के माध्यम से पूरे देश में लोगों की मदद करने का काम करते हैं, और अब एशिया रीजन में इलेक्ट हुए हैं तो उस पूरे रीजन में भी हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विजय रथ यात्रा निकाल रही है, अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। सर, इस बार बहुमत में फिर से सरकार बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए, ये विजय रथ यात्रा के निकलने पे जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से लोगों ने अपना प्यार इसने दिया, महसूस होता है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी सरकार बनेगी। सर, एक और आखिरी सवाल, यश भैया अविनाश से समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं, उनकी कैसी क्या तैयारी चल रही है? क्या राजनीतिक अब सारा बोझ उन्हीं के ऊपर डाल दिया है? नहीं, ऐसा है कि वो प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के
नेता अभी प्रत्याशी डिक्लेयर करेंगे। जी। अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पिछले 5 साल, चूँकि पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, जी जी। तो इस 5 साल में उन्होंने, पिछले बार तो वो किसी के पास गए नहीं थे, सीधे चुनाव के दिन ही आए थे। अभी तो पिछले 5 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए भी। तमाम लोगों के साथ अन्याय होता है तो उसमें भी, या अभी कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने का काम हो, या गरीबों के साथ जुड़ करके उनकी मदद करने का काम हो, ये सब काम उनने पिछले 5 साल तमाम असहाय विकलांग जो लोग हैं उनकी मदद करने का काम किया है। तो तैयारी वो कर रहे हैं और मौका मिलेगा ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि लोग उनको अपना सहयोग भी देंगे और अपना आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि अब नए लोगों की यात्रा शुरू हुई है। उस यात्रा में हम सब लोगों का काम है सहयोग करना, तमाम लोगों को आशीर्वाद देना। एक और सर, आखिरी और पर्सनल सवाल, राजनीतिक दौर में शुरुआत से पहले और उस दौरान बहुत सारे मित्र होंगे, आजकल उनसे व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाना हो रहा होगा। इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करते हैं। यदि उन पुराने साथियों से आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं। देखिए, हम पुराने साथियों से आज के मौके पे यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो मित्र पढ़ाई लिखाई के टाइम से लेकर के आज तक इस सफ़र में जो हमारे साथ जुड़े रहे, उस दौर में से लेकर के आज तक हम समझते हैं कि हम किसी से बिछुड़े नहीं हैं। और हमने हमेशा प्रयास किया है कि अपने साथी की, अपने मित्र की हर संभव हम साथ दें और सहयोग करें और उनसे साथ लें भी। और लोगों ने, हमें इस बात पे गर्व है कि लोगों ने, जो हमारे मित्र रहे, उन्होंने राजनीति से ऊपर उठ करके तमाम अपनी व्यवसाय को छोड़ करके जब हमारे लिए कोई बात आई, हम कोई चुनाव लड़े या हमें कहीं उनके साथ की ज़रूरत पड़ी, उन लोगों ने खुले दिल से हमारा साथ देने का काम किया। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये इसी तरीके से हम चाहते हैं कि उनका सहयोग समर्थन हमारे साथ रहा है, आगे भी रहेगा। उनका भाई, उनका साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के, प्रदेश के और देश के लोगों की सेवा कर सकेगा। हमें उम्मीद है कि लोगों का सहयोग समर्थन हमारे साथ जरूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।